हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। रीट के विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइकोलॉजी से सब्जेक्ट के लेके आया हूँ, और आपके आने वाली 27 और 28 तारीख को जो रीट का एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत बहुत ही हेल्पफुल होने वाली क्लास है ये। और कुल मिला के जो टॉपिक्स उठा के लेके आ रहा हूँ उन्हीं टॉपिक्स में से बार बार जो है क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुल मिला के केवल वही चीज़ें पढ़नी है, अब जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो, और उन चीज़ों का रिवीजन करना है। नई चीज़ें आपको इन आखिरी दिनों में टच भी नहीं करना है, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। नया पढ़ोगे तो पुराने आपको याद भी नहीं रहेंगे। जो जितना आपको याद है उनको अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और उनका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारी क्लास में चैनल पे नया है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार क्लास को सभी दोस्त लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि एक्शन रिसर्च पे आपके एक क्वेश्चन 99% चांसेस में आएगा, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च जो होता है ना, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये विद्यालय के अंतर्गत होता है, ठीक है। विद्यालय के अंतर्गत टीचर्स द्वारा, यानी कि विद्यालय के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान एक तात्कालिक प्रयोग होता है, ठीक है। विद्यालय की कोई समस्या है तो उसका निवारण करना और तात्कालिक निवारण करना, ठीक है। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पे देता है, तो तात्कालिक अनुप्रयोग पर। किस पर देता है, तात्कालिक अनुप्रयोग पर। यहाँ राइट आंसर आपके 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। ये तात्कालिक अनुप्रयोग होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये नहीं कि आज समस्या आ गई तो कल इसका समाधान करेंगे, नहीं। इसके अंतर जैसे ही समस्या आ जाती है ना, उसका समाधान किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक परीक्षण है जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। देखिए, कमियों को व्यक्त करना यानी कि विद्यार्थी के अंतर्गत किस किस चीज की कमी है, क्या क्या पैटर्न उसने नहीं सीखा है, तो उन कमियों की पहचान करने के लिए, देखिए कमियों की पहचान करने के लिए हमेशा निदान होता है, ठीक है। तो ऐसे परीक्षणों को क्या कहा जाएगा, निदानात्मक परीक्षण कहा जाएगा, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण जो है हमेशा उपचारात्मक परीक्षण से पहले होता है, ठीक है, और उपचारात्मक परीक्षण निदान के बाद में होता है। तो यहाँ पर उसकी कमियों को व्यक्त कर लेंगे, और उन कमियों को जब अपन दूर करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। एक बार क्लास को सभी दोस्त लाइक जरूर करें और एक कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में आपको कमेंट्स करके बताना है कि इन क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन की बात हो रही, इवैल्यूएशन की, ठीक है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, देखिए, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य हमेशा ये नहीं होता कि प्रतिभाशाली और मंद बच्चों को अलग अलग कर ले, नहीं। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है। देखिए, उपचारी उपाय की आवश्यकता है तो किन बच्चों को होती है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो तो निदानात्मक से करेंगे। किससे करेंगे, निदानात्मक से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दूसरा भी नहीं होगा। देखिए, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए ये निदानात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा चौथा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। कहने का मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है और उसने अपने जीवन के अंतर्गत जो शिक्षा प्राप्त की है उसका कहाँ तक वो प्रयोग करने में सफल रहा है। ये चीज जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। राइट आंसर यहाँ 4 नंबर ऑप्शन आपके राइट रहेगा, ठीक है। ये मूल्यांकन से आपके एक क्वेश्चन यहाँ से भी 100% आना है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो साइकोलॉजी में आएगा, एक आपके हिंदी में आ जाएगा, एक आपके यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश में आ जाएगा 3 क्वेश्चन, और एक आपके एसएसटी साइंस या ईवीएस मैथमेटिक्स, या लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस जो एक पेपर के अंतर्गत 150 क्वेश्चंस के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस आपके मूल्यांकन देके जाता है। तो मूल्यांकन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास होता है। देखिए, क्वेश्चन सरल सा है, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कैसा होता है, ठीक है। यानी कि वो मात्रात्मक होता है, बिल्कुल मात्रात्मक होता है, अपने को पता है।
और गुणात्मक भी होता है, ये भी सही है, लेकिन एक सीमा तक अमापनीय नहीं, एक ही सीमा तक अमापनीय नहीं होता है। देखिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक अलग अलग दे रखे हैं तो अलग अलग नहीं होगा। मानव का जो विकास है मात्रात्मक गुणा गुणात्मक, ठीक है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन साथ में है तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है, ठीक है, एक बच्चा है, उसने जो अपनी रोटी थी उसके हाथ में उसको पानी में गिरा दिया है, तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा। मतलब दूसरा जो और छोटा बालक है वो उसको उस रोटी नहीं देने के लिए पक्ष में नहीं है, लेकिन एक किशोर यानी कि एक व्यक्ति उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाता है। यानी कि एक दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे की रोटी गिर गई, कहने का मतलब, और दूसरा बच्चा जो उसको रोटी नहीं देगा, ठीक है, वो उसके समानांतर एज का है लेकिन वो रोटी नहीं देगा, ठीक है। तो तीसरा जो व्यक्ति है, किशोर व्यक्ति है, किशोर अवस्था में है वो, तो वो उसको जो है रोटी प्रदान कर देता है। तो ये जो गुण है, ठीक है, ये जो उसका व्यवहार है, ये व्यवहार क्या कहा जाएगा? देखिए ये व्यवहार कहा जाएगा नैतिक विकास। क्या कहा जाएगा? नैतिक विकास इसको कहेंगे, ठीक है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्लियर आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अच्छा व्यवहार है, अपन समझ रहे हैं व्यवहार तो अच्छा है, दयालुता भी है, करुण, लेकिन ये सब जो गुण है अपने नैतिक विकास के अंतर्गत समाहित होते हैं। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की विशेषता नहीं है, अधिगम्य की विशेषता। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सही है, सीखना जीवन पर्यंत होता है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी सही है, सीखना हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। सीखना केवल औपचारिक होता है। देखिए केवल शब्द कभी भी अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। मैं आज फिर बता रहा हूँ, केवल शब्द जहाँ भी आता है वो कथन हमेशा गलत होता है। सीखना हमेशा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। अनौपचारिक रूप से भी तो सीखते हैं, अनौपचारिक रूप से अपने परिवार में बच्चा अनौपचारिक रूप से ही तो सीखता है, वो औपचारिक रूप से थोड़ी सीखता है, ठीक है। तो सीखना औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो यहाँ तीसरा कथन जो है आपके गलत हो जाएगा कि केवल औपचारिक होता है, नहीं। और सीखना अभिप्रेरणा परिपक्वता पर निर्भर करता है, सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी 3 नंबर ऑप्शन आपके राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बार क्लास में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को जो है क्लास शेयर कीजिएगा। इतने अच्छे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, क्लास को पूरी देखिएगा। आपको मतलब किस टॉपिक को रिवीजन करना है इस चीज़ का आपको इसके अंतर्गत पता चलेगा कि अपने को सिर्फ यही टॉपिक वापस रिपीट करने हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है। देखिए वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो प्रक्रिया नहीं है तो नहीं है, सही है। वृद्धि विकास का एक चरण है, बिल्कुल राइट है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, ये भी सही बात है। वृद्धि में गुणात्मक और परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। देखिए वृद्धि में केवल परिमाणात्मक पक्ष आते हैं, गुणात्मक नहीं आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वृद्धि के अंतर्गत परिमाणात्मक पक्ष आते हैं, गुणात्मक पक्ष नहीं आते हैं। तो यहाँ जो गलत कथन की पहचान करनी है तो 4 नंबर ऑप्शन आपके गलत कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। ये रीट के अंतर्गत लगभग पिछली जितनी भी रीटें हुई हैं उनमें से शायद 2016 में क्वेश्चंस आया है, और भी 2021 में भी आया था, ठीक है, और 2022 वाली में भी आया था, ठीक है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ध्यान रखना, वंशानुक्रम के जो नियम होते हैं ना वो 3 नियम होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद तीनों नियम आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ वंशानुक्रम का नियम नहीं पूछा है, ध्यान रखना। समानता का नियम होता है, भिन्नता का भी होता है, प्रत्यागमन का भी होता है, लेकिन यहाँ अभिप्रेरणा मोटिवेशन है ना, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा यहाँ नहीं होगा, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वंशानुक्रम के नियमों पे नजर डालते हैं। देखिएगा
यहाँ तीनों नियम है वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम किसने दिए थे? ग्रेगर मेंडल ने। किसने दिए थे? ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वंशानुक्रम के जो है प्रतिपादक जो है नियमों के ग्रेगर मेंडल कहे जाएंगे। पहला नियम था समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि मानव मानव को एवं पशु पशु को जन्म देता है, समानता का नियम। बिल्कुल सही है, जो जीव जिस प्रकार का है वो उसी प्रकार से जन्म क्रम आगे देगा। ठीक है, तो मानव मानव को जन्म देता और पशु पशु को जन्म देता, ये एक समानता का नियम हो गया। दूसरा नियम है विभिन्नता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। यह जो नियम है लेमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित है कि बच्चे का माता पिता के समान होना आवश्यक नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। विभिन्नता शब्द में ही निहित है, विभिन्नता का नियम, यानी कि विभिन्न होना, यानी कि जिस प्रकार से माता पिता है तो उनके पिता आवश्यक नहीं है कि उनके जैसे ही होंगे। नहीं, एक मतलब प्रतिभाशाली माता पिता के एक मंदबुद्धि बालक पैदा हो सकता है और मंदबुद्धि जो माता पिता है उनके एक प्रतिभाशाली बालक पैदा हो सकता है। तो विभिन्नता का नियम यानी कि माता पिता के समान बच्चा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दो नियम हो गए। और तीसरा नियम देखिए प्रत्यागमन का नियम, यानी कि रिग्रेशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रत्यागमन यानी कि बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है, यही बात हो गई। विभिन्नता का नियम समान बालक नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखिए माता पिता जैसे अभी बताया ना मैंने, मंद बुद्धि है तो विपरीत गुण पाए जा सकते हैं, तो वो प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। प्रत्यागमन का नियम, तीनों नियमों का नाम अच्छे से याद रखना, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये तीनों नियम जो है वंशानुक्रम के होते हैं। ठीक है, और ग्रेगर मेंडल, इसको याद रखना, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, इस वैज्ञानिक को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। ठीक है, सिर से प्रारंभ हो रहा है और पैर की दिशा के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिफेलोकोडाल। ठीक है, सिफेलोकोडाल इसको, इस सिद्धांत को बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित? अब सिफेलोकोडाल यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ जो क्वेश्चंस है ना, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे कि बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि एक निश्चित दिशा का ज्ञान करा रहा है। किसका ज्ञान करा रहा है? दिशा का ज्ञान करा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में सिफेलोकोडाल तो है नहीं, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ना, विकास दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत से संबंधित ये कथन रहेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन से 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की किस अवस्था में पहचान या फिर अहम बनाम भूमिका, ठीक है, आइडेंटिटी बनाम रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पहचान बनाम भूमिका की जो संभ्रांति की विशेषता जो घटित होती है वो किस एज में होती है? ठीक है, ये पहचान बनाम भूमिका, सीधी सी बात, पहचान बनाम भूमिका जो है ये आपके किशोरावस्था से संबंधित है। ये भ्रांतियां कब पैदा होती हैं? किशोरावस्था के अंतर्गत होती है। पहचान बनाम किशोरावस्था में व्यक्ति चाहता है कि खुद की पहचान बनाना चाहता है, ठीक, और खुद की एक भूमिका भी चाहता है। ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम का अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखना, यानी गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत या समग्रता का सिद्धांत। ठीक है, प्रत्येक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज आप याद रखना, सब आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, समग्रता का सिद्धांत, सूझ द्वारा, अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवादी। तो यहाँ जो इसका प्रतिपादक होगा वोल्फगैंग कोहलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है? देखिएगा, अधिगम के सिद्धांत ये आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की जो टीचिंग मेथड्स है उसमें भी काम आने वाला है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये अधिगम का सिद्धांत बिल्कुल सही, ज्ञात से अज्ञात की ओर अधिगम होता है। अधिगम सामान्य से जटिल की ओर, सही है, अधिगम सामान्य से जटिल की ओर होता है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी सही है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं,
अधिगम हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। तो यहाँ ऑप्शंस को उल्टा कर दिया, यानी अज्ञात से ज्ञात का बोध कराना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ राइट कौन सा होगा? 1 नंबर राइट है, 2 नंबर भी राइट, 3 नंबर भी राइट, यानी कि 1 2 3 कहाँ आ रहे? 1 नंबर ऑप्शंस में आ रहे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 कथन राइट है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम क्या था? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत मैस्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी? 5 प्रकार की आवश्यकता बताई थी, जिसमें सबसे उच्चतम जो आवश्यकता थी ना, वो कौन सी आवश्यकता थी? सबसे उच्चतम, तो वो आवश्यकता थी आत्म सिद्धि की आवश्यकता। कौन सी थी? आत्म सिद्धि की आवश्यकता सबसे उच्चतम थी, सबसे सर्वोच्चतम थी। ठीक है, ये 5 प्रकार की आवश्यकता मैस्लो ने बताई थी। सिद्धांत का नाम आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये एक प्रकार से आपके रिवीजन होता जा रहा है और यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके 100% बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं? अब मैं कितनी बार, हर बार यानी कि डेली क्लास में बोलता हूं, प्रक्षेपी विधियों को आप अच्छे से देख के जाना। प्रक्षेपी विधियों पे 100% क्वेश्चन आना है। ठीक है, यहाँ देखिए, वाक्य पूर्ति परीक्षण, समाज मिति, शब्द साहचर्य और क्रम निर्धारण मापनी। देखिएगा प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी? एक तो वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रक्षेपी है, शब्द साहचर्य भी प्रक्षेपी है। यहाँ समाज मिति और क्रम निर्धारण मापनी दोनों प्रक्षेपी विधियां नहीं है। एक बार फिर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ 1 और 3 दोनों राइट हो जाएंगे। तो 1 और 3 आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, शानदार। बुद्धि के सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? देखिए, सूचना प्रक्रम का सिद्धांत, बुद्धि का सूचना प्रक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ राइट आंसर स्टर्नबर्ग। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली। ठीक है, कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाठ्य बुद्धि परीक्षण। पाठ्य बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? देखिए, पाठ्य बुद्धि परीक्षण जो है किस आयु वर्ग के बच्चों पर किया जाता है? 11 से 16, 5 से 10 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या फिर 10 से 18 वर्ष। तो यहाँ जो पाठ्य बुद्धि परीक्षण है वो 11 से 16 वर्ष के बच्चों के साथ या बच्चों पर किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर 11 से 16 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। सुधार स्कूल स्थापित क्यों किए गए? कैसे बच्चों के लिए किए गए? बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए? देखिए, सुधार स्कूल जो स्थापित किए ना, वो आपके बाल अपराधियों के लिए किया गया है। बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं उनके लिए सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता, ठीक है, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार केंद्रित। यानी कि सृजनशीलता हमेशा होती है ना, कार्य केंद्रित से संबंधित होती है। यहाँ विद्यार्थियों को हमेशा कार्य केंद्रित रखना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। यहाँ कार्य और लक्ष्य दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, केवल कार्य केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, ये आपके रीट के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, सृजनात्मक चिंतन के टोरेंस परीक्षण में होते हैं। देखिए, टोरेंस का जो एक टोरेंस परीक्षण जो होता है सृजनात्मक चिंतन का, उसके अंतर्गत कुछ उप परीक्षण हैं, तो उन उप परीक्षणों को छाटना है। देखिए, इसके अंतर 6 अशाब्दिक उप परीक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 6 अशाब्दिक होते हैं, 6, और 3 जो होते हैं शाब्दिक होते हैं। कौन से होते हैं? 3 शाब्दिक होते हैं। कहने का मतलब 6 अशाब्दिक और 3 शाब्दिक उप परीक्षण के अंतर्गत होते हैं टोरेंस परीक्षण में। 6 तो अशाब्दिक परीक्षण और 3 शाब्दिक परीक्षण होते हैं। ठीक है, ये टोरेंस का जो है सृजनात्मक चिंतन टोरेंस परीक्षण में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? अधिगम अक्षम बालक की तो अतिक्रिया प्रवृत्ति, सामूहिक अस्थिरता, अवधान में कमी। तो अधिगम अक्षम बालक की विशेषता यहाँ सभी हो जाएगी। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शंस और राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। देखिए, समायोजन एडजस्टमेंट की प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों को आपको देख के जाना है। तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां अपने को बतानी है। ठीक है, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना ये भी एक प्रत्यक्ष विधि है। बाधाओं को हटाना प्रत्यक्ष विधि है। उदात्तीकरण और शोधन ये आपके अप्रत्यक्ष विधि है। दूसरा मार्ग खोजना ये भी प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ पे? 1, 2 और 4 1 नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है, अप्रत्यक्ष विधियां। देखिए, नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा अच्छे से आप लोग कि तनाव जो है व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दिशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की विधियां बताई गई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रत्यक्ष विधियों में 4 विधियां आएगी। बाधा निवारण, अन्य उपाय खोजना, और अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर देना, और व्याख्या व निर्णय। ये 4 प्रकार की आपके प्रत्यक्ष विधियां होती हैं। फिर बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधियों में। बाकी की जितनी भी आपके शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, दिवा स्वप्न, आत्मीकरण, आत्मनिर्भरता, औचित्य स्थापन, दमन, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति, ये सब जो विधियां हैं आपके अप्रत्यक्ष। कहने का मतलब आप प्रत्यक्ष विधियों को याद रख लेना, तो अप्रत्यक्ष बची हुई विधियां सभी अप्रत्यक्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं माना जाता है? अच्छा नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे, वह अपनी अलग राय व्यक्त करे। देखिए, अलग अलग राय व्यक्त करना और प्रश्न पूछना ये तो एक अच्छा शिक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं पूछा है। जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन करे, सही है, और सवाल न पूछे। देखिए, सवाल न पूछना तो अच्छा शिक्षण नहीं होगा। बच्चे जितने अधिक सवाल पूछेंगे वो शिक्षण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है देखा जाए तो ये गलत है। फिर वो भी आगे ऑप्शन देखेंगे। जिसमें शिक्षक बच्चों के अनुभवों का उपयोग करे, सही है, अनुभवों का उपयोग करेगा। जिसमें बच्चों का अवलोकन, विश्लेषण और सामान्यकरण का अवसर मिले, बिल्कुल सही है। तो यहाँ गलत आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ सवाल न पूछे इसीलिए ये कथन गलत हो गया। अध्यापक की आज्ञा का पालन तो करना होगा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ सवाल नहीं पूछना जो है इसी वजह से आपका कथन गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हो तो सीटेट के अंतर्गत सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में जेंडर रूढ़िवादिता वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। तो यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, पिता जो है घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यानी कि पिता के कामों को माता करती है और माता के कामों को पिता करता है। तो ये एक जो है जेंडर की रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यानी कि जेंडर की जो रूढ़िवादिता चलती आ रही ना, औरत है तो घर के काम करेगी, व्यक्ति है तो बाहर से कमाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर उल्टा हो रहा है। पिता तो घर का काम कर रहा है और माता साहसी वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तो एक प्रकार से क्या हो रहा है कि जेंडर की रूढ़िवादिताओं को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट के अंतर्गत बहुत पूछे जाते हैं। एक पेपर्स के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन रूढ़िवादिता से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है सीसीई। क्या है? सीसीई जो है उससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक सह शैक्षिक सत्रों का नियमित रूप से आकलन करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना और अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो यहाँ सीसीई का जो सही और सटीक जो तात्पर्य होगा
2 नंबर ऑप्शन कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना ही CCE कहलाएगा, सतत व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 2 नंबर आंसर कंप्लीटली सही हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जहां से मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। 1-2 दिन है आपके, 2-3 दिन आपके पास शेष हैं और अच्छे से रिवीजन करके आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। और अधिक से अधिक जो है आप पुराने प्रश्न पत्र निकालिएगा। एक अच्छे मॉडल पेपर की बुक्स हैं तो वो निकालिए। और यदि आप उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आ रहे, हीन भावना महसूस हो रही, तो मत निकालिए, केवल पुराने प्रश्न पत्र निकालिए। ठीक है, वहाँ से आपकी अच्छी समझ बनेगी। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।